आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल से। ठीक है, 3.4 यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो आज बहुत चीज़ पढ़ना है, देखना है कि सबसे पहले तो देखेंगे मेटल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मेटल्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पाए जाते हैं। कोई मेथड है, कोई मेटल है ओशियन में पाए जाते हैं, कोई अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल। जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा मेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम soluble salt such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The elements of compound which occurs naturally in earth crust are known as minerals. ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन्स वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। दिस मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ठीक है, देखिए क्या होता है कि मिनरल्स तो बहुत जगह पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि उस मिनरल में मेटल का, कोई भी पार्टिकुलर मेटल का, जैसे लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन लोग का पार्टिकुलर मेटल ये हो गया, एक मेटल, इन लोग का अमाउंट ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, और वो ज़्यादा रहता है, उसका मतलब क्या हुआ कि हम वहाँ से उस मेटल को हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी मिनरल्स को क्या बोलते हैं, हम लोग ओर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे सवाल पूछ देगा कि ओर्स किसको बोला जाता है, तो ये बताना होगा कि किसी पार्टिकुलर जगह पे, ठीक है, किसी पार्टिकुलर जगह पे किसी पार्टिकुलर मेटल का इनरिचमेंट परसेंटेज ज़्यादा होता है मिनरल्स का। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। अब देखना है कि मेटल्स को हम लोग निकालते कैसे। मेटल्स को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, ऐसा थोड़ी ना कि मेटल हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। हमको कुछ ना कुछ प्रक्रिया करना पड़ेगा, कुछ रिएक्शंस करना पड़ेगा, मेथड्स लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इतना खर्चा होता है। इतना बड़ा बड़ा जो इतने बड़े बड़े कंपनीज बनाए गए हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीका होता है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का। वैज्ञानिक लोग भी पढ़ रहे हैं, और कुछ आसान तरीका कम खर्चा में। तो हम लोग के पास तरीका हो सकता है बहुत अलग अलग, और बहुत सारे तरीक़ाएँ हो सकते हैं, लेकिन हमको और चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि उसको निकालने में हमको खर्चा कितना हो रहा है। ऐसा ना हो कि मेटल्स को जितना हम निकालने में खर्चा कर रहे हैं, उतना मेटल्स को यूज करेंगे तो भी उतना हम भरपाई नहीं कर पाएंगे, बेचेंगे तो भी नहीं भरपाई कर पाएंगे। तो हमको सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़े थे। तो क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें देखे थे कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता था कि हम लोग ने मेटल्स को अरेंज किया था। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे अरेंज किया था। जैसे क्या किए थे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसको ऊपर रखे थे, उससे कम रिएक्टिव होता है उसको बीच में रखे थे, और जो सबसे कम या फिर ना के बराबर रिएक्शन करता है उसको सबसे नीचे रखे थे। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ भाई, इसे ऐसा हम बांटे क्यों? देखिए, ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। देखिए, ये काम कहीं भी आ सकता है। ऐसा बांटने के कारण अभी हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत इस्तेमाल होगा वो। किसी भी मेटल का रिएक्टिविटी कितना है, कौन मेटल कितना ज़्यादा रिएक्शन करता है, कौन मेटल कितना कम रिएक्शन करता है, इसकी वजह से उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको एक्सट्रैक्ट करने में ये बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, हेल्प करता है वो। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि रिएक्टिविटी सीरीज आपने बोल दिया है, हैविंग दिस नॉलेज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, और से हम मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। सब मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। देखिए, सब मेटल्स, कुछ मेटल होते हैं अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? जैसे कि कोई मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके सामने कोई अदर रिएक्टेंट मिला उसके साथ, तो रिएक्शन करके वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मेटल बहुत कम रिएक्शन करता है, जो ना के बराबर रिएक्शन करता है, वो तो फ्री स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, सम आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। देखिए, कुछ कंपाउंड पाए मेटल बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट एक्टिव, दे ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट। यही भी बोला है यहाँ पे। देखिए, ये देखिए आप मेटल्स का, यहाँ तक रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग ने ऐसे किया था। ठीक है, अब हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या मेथड अप्लाई करते हैं इनको निकालने के लिए। जैसे देखिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। यहाँ जो इतने मेटल्स हैं, इधर वाले जो हैं, इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हमको करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी किसी के साथ रिएक्शन करते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डीपली रिएक्ट करते हैं। ठीक है,
इसके वजह से इनको इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करना पड़ता है। जबकि ये जो बीच वाले हैं जो मध्यम रिएक्शन रहते हैं, मतलब बहुत मतलब उससे कम रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये भी बहुत रिएक्शन करते हैं। इसमें रिडक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। कार्बन के साथ कार्बन का इस्तेमाल करके रिडक्शन रिएक्शन हम करते हैं इसको प्राप्त करने के लिए, इसको निकालने के लिए। अब वहीं आ गया देखिए गोल्ड और क्या है Ag। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए ये सब बहुत कम रिएक्शन करते हैं, हम पढ़े थे। तो इस नेचुरल स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी होता है थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो ध्यान रहे कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मेहनत किस में करना पड़ता है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से देख के, रिएक्टिविटी सीरीज देख के, ठीक है। अब यहाँ से आप समझ गए, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप समझ गए क्यों होता है। इसी चीज़ को यहाँ पे इसने वर्ड पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम जाने थे कि और क्या होता है। कोई मिनरल्स होते हैं, तो कोई मिनरल्स में क्या होता है कि पार्टिकुलर मेटल जो की संख्या ज़्यादा होती है, परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो उसी को हम बोल देते हैं ओर्स। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स मतलब क्या हुआ कि जितने भी ओर होते हैं उनको एक जगह कंसंट्रेट करना होगा सबसे पहले। कंसंट्रेट करने के बाद आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप में आपको वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा ओर है, कौन से ओर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, सबसे कम रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से सबको डिवाइड कर लेना है। हाईली रिएक्टिव वाला को एक साइड रखना है, मीडियम रिएक्टिव वाला को एक साइड रखना है, और सबसे कम रिएक्टिविटी होता है उसको एक साइड रखना है, लो रिएक्टिविटी वाला। तो हाईली रिएक्टिविटी वाला जो है उसके साथ क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, उसके साथ प्रोसेस हमको करना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर्स, उसको सबसे पहले पिघला देना रहता है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस करना रहता है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव होता है, उसके बाद वहाँ से प्योर मेटल हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो उससे मीडियम रिएक्टिव होता है उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें दो तरह का ओर होता है, ठीक है। एक कार्बोनेट ओर होता है, एक सल्फाइड ओर होता है। तो सल्फाइड ओर के लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, जबकि नहीं, कार्बोनेट ओर के लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, जबकि सल्फाइड ओर के लिए क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ हम बहुत डिटेल में हम समझेंगे अभी आगे चल के। ये सब एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, ठीक है, ओवरव्यू कि हमको क्या क्या करना है। अब दोनों देखिए, यहाँ के बाद इसको रोस्टिंग करके और इसको कैल्सिनेशन करके, इसके बाद दोनों को एक ही प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। जैसे कि दोनों को ऑक्साइड ऑफ मेटल हमको प्राप्त होगा, उसके बाद रिडक्शन करना पड़ेगा मेटल में, फिर उसके बाद यहाँ से प्योरीफिकेशन किया जाता है मेटल्स का। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इधर हम प्योरीफाई नहीं कर रहे थे, हम प्योरीफाई करना यहीं से स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर दिए प्योरीफाई करना। लेकिन एक स्टेप में पूरा प्योरीफाई कंप्लीट प्योरीफाई नहीं होता, इसीलिए यहाँ से प्योरीफाई होकर यहाँ आया, कुछ प्योरीफिकेशन यहाँ किए, कुछ प्योरीफिकेशन यहाँ किया, और लास्ट में करते पूरा प्योर मेटल हम प्राप्त करते हैं लास्ट स्टेप में। उसी तरह से लो रिएक्टिव वाला में क्या होता है, लो रिएक्टिव में मैक्सिमम होता है सल्फाइड ओर्स, ठीक है। तो सल्फाइड ओर्स को जानते हैं हम लोग, रोस्टिंग करते हैं, फिर वहाँ से मेटल प्राप्त हो जाता है, उसके बाद उसका रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग मतलब क्या हुआ कि उसको प्योर मेटल प्राप्त करना। अब देखते हैं अगला जो स्टेप है वो है कि इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। इसको समझते हैं। Ores mined from earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gang। देखिए, जो भी ओर हम अर्थ से प्राप्त करते हैं, ठीक है, अर्थ से प्राप्त करते हैं, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं। इम्प्योरिटीज़ कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें सॉइल भी होते हैं, उसमें सैंड भी होते हैं। तो वो द मेटल्स, द ओर्स अलॉन्ग विथ इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड गैंग। उसी को हम बोलते हैं गैंग बोलते हैं। पहले हम ओर को प्राप्त करते हैं, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ में मौजूद होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोल देते हैं। द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव फ्रॉम ओर प्रायर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। The process used for removing gang from the ore based on the differences between physical और chemical properties of the gang and the ore। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि उसमें जो बहुत सारे इम्प्योरिटी होते हैं, अब हमको मेटल को प्राप्त करना है तो इम्प्योरिटी को तो हटाना पड़ेगा, ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी रह जाएगा, उसमें बालू रह जाएगा, तो वो क्या काम आएगा, आगे हमको हिंड्रेंस करेगा, ठीक है। हम जब भी मेटल्स को प्राप्त करेंगे, जब भी उसमें कुछ रिएक्शंस कराएंगे, वहाँ पर हमको बहुत प्रॉब्लम होगा, इसीलिए इन सभी चीज़ों को हमको निकालना पड़ता है। अब वो कैसे, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो भी इम्प्योरिटी है उसका फिजिकल स्टेट देखना होगा, केमिकल स्टेट देखना होगा, ठीक है,
उसका केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा है, उसके हिसाब से हम उसको निकाल सकते हैं। गैंग्स और ओर्स का दोनों का केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि कुछ कुछ मेटल्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं, कुछ कुछ बहुत कम। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे लो रिएक्टिव मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जो सबसे नीचे होता है एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स, जो भी मेटल सबसे नीचे होते हैं, मतलब क्या हुआ, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, सबसे कम अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे कम जो रिएक्शन करेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम जो मेटल्स हो जाएंगे वो फ्री स्टेट में पाया जाएगा, ठीक है। उस पर ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत गरम वरम करेंगे तो ससुरा निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेटल्स इन, इसको स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इसको एनसीईआरटी का देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ने से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हो जो लाइन बाय लाइन पढ़ने से हमको पता चल जाएगा। मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। देखिए यहाँ पे पहले बोल दिया कि हम बोले थे कि जो मेटल्स लो रिएक्टिव एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। इसका मान लीजिए कुछ ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड है या फिर सल्फाइड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको आराम से रिड्यूस किया जाता है, रिडक्शन किया जा सकता है। कुछ रिएजेंट यूज नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसको हीट करना पड़ेगा। गर्म करने पर इसका ऑक्साइड अपने आप सेपरेट हो जाता है इससे, ठीक है। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल सीना बार HgS इज अ ओर ऑफ मरकरी। देखिए HgS जो सीना बार है किसका ओर है, मरकरी का ओर है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में, वेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मरकरिक ऑक्साइड। जब इसको हवा में गर्म किया जाता है, हवा में गर्म करने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, ठीक है। देखिए HgS है, ये है, इसको हम गर्म कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हीट दे दिए। इस तरह से हम दिखाते हैं कि कोई भी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो इस तरह से रिएक्शन में लिखना होगा, तो इस तरह से लिखना होगा एरो दे के। और रिएक्शन कौन कौन करेगा, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसीलिए हम एक तरह से रिएक्टेंट हो गया ऑक्सीजन इसका। और यहाँ पे हीट दे रहा है तो इसका तीर के ऊपर हीट हुआ दिखा देना होगा। अब HgO बनाता है प्लस SO2 बना दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेट को आपको देखना है, यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि 2HgO जो बना है वो सॉलिड स्टेट में है, भागेगा नहीं, वहीं पे रहेगा, ठीक है। जबकि SO2 है वो गैसियस स्टेट में है। तो SO2 क्या है, भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में तो वो उड़ जाएगा, ठीक है, नहीं रहेगा वहाँ पे, इवापोरेट हो जाएगा। फिर से हम गर्म करेंगे HgO को, ठीक है, इसको फिर से गर्म करेंगे तो उसके बाद क्या बनेगा, Hg बनेगा, मरकरी हमको प्राप्त हो जाएगा। ऑक्सीजन जो गैस के रूप में निकलेगा वो उड़ जाएगा। सिमिलरली CuS को देखिए किस तरह से निकाला जा रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म किया जा रहा है तो CuO बनाया, ठीक है। इसके बाद SO2 बनाया तो SO2 उड़ गया, फिर CuO को गर्म किया SO2 CuS के प्रेजेंस में, ठीक है। इसको अच्छा इसमें देखिए यहाँ पे आप एक सवाल है, यहाँ पे इस तरह से क्यों गर्म किया जा रहा है बताइए आप, ठीक है। CuO यहाँ देखिए दिक्कत क्या है कि हो सकता है, कारण क्या है यहाँ पे ऐसा करने का, ये जो है ना कुछ ज़्यादा ही रिएक्टिव है थोड़ा, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिएक्टिव है थोड़ा, ठीक है। CuO जैसे ऑक्सीजन और कॉपर Hg कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, CuS के साथ इसको रिएक्शन करना पड़ा और हीट कराना पड़ा, तो Cu प्लस SO2 निकला, ठीक है। तो यहाँ पे SO2 होकर निकल गया बाहर। तो यहाँ समझ में आया कि जो लो रिएक्टिव एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होता है इसको कैसे निकाला जाता है। अगर जनरल बात बोले तो कुछ नहीं करना रहता है, इसको सिर्फ गर्म करना रहता है तो निकल जाता है बाहर, तो प्योर मेटल हमको प्राप्त हो जाता है। आगे देखते हैं जो मिडिल में होते, बीच में होते थे एक्टिविटी सीरीज में, उनको क्या किया जाता है। तो उसमें हम देखे थे सबसे पहले क्या किए थे, इसको दो भाग में बांट दिए थे, ठीक है। एक था सल्फाइड ऑक्साइड था एक, ठीक है, एक था कार्बोनेट ऑक्साइड था। तो दोनों को अलग अलग तरीके से हम करते थे। कार्बोनेट ऑक्साइड को कैल्सिनेशन से और सल्फाइड ऑक्साइड को क्या करते थे, रोस्टिंग के प्रोसेस से हम निकालते थे। द मेटल इन मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज, देखिए कौन कौन से आते हैं बीच में, वहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आयरन, जिंक, लेड, कॉपर और मॉडरेट रिएक्टिव। मतलब मॉडरेट रिएक्टिव मतलब क्या होगा, ना ज़्यादा रिएक्टिव का होगा ना बहुत कम रिएक्टिव होगा, ठीक है, मॉडरेट होगा, बीच बीच वाला होता है। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट, ठीक है। हाँ, therefore prior to production the metal oxide and carbonate must be converted to metal oxide। यहाँ पे ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे देखिए इट इज ईजियर, यहाँ पे यहाँ का ये लाइन समझिए, इस लाइन को हम समझते हैं, ठीक है, ये लाइन को समझते हैं अच्छी तरह से।
यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी मेटल के ऑक्साइड से, किसी भी मेटल के ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है, आसान होता है। लेकिन जितने भी मेटल मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं वो कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सल्फाइड ऑक्साइड में या फिर कार्बोनेट ऑक्साइड में। लेकिन ये मेटल ऑक्साइड में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको मेटल ऑक्साइड में पहले लाएंगे, ठीक है। उसको मेटल ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स पाए जाते हैं, उसको हम पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। उसका दो तरीका है। सल्फाइड और को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है। तो रोस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है? रोस्टिंग का प्रोसेस में यही होता है कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हीट करते हैं, तो वो इसी को बोलते हैं रोस्टिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। वहीं पे जितने भी कार्बोनेट ओर होते हैं उनको हम ऑक्साइड में बदलना चाहते हैं तो उसको भी बहुत गर्म ही करना पड़ेगा, बहुत ज़ोर से हीट करना पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन का एयर का सप्लाई बहुत लिमिटेड होना चाहिए, जहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन ऑफ जिंक कैन बी शोन बिलो। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है रोस्टिंग में क्या हो रहा है। रोस्टिंग में यहाँ पे देखिए जेडन है, जेडन है, क्या है ये? सल्फाइड है, ठीक है। इसको जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, तो क्या बना रहा है? ZnO बना रहा है, ZnO प्लस SO2। तो ZnO क्या हुआ? यहाँ से SO2 क्या हुआ? SO2 इवापोरेट हो गया, ZnO हमारे सामने बच गया, ठीक है। अब देखते हैं, जबकि कैल्सिनेशन में क्या कर रहे हैं? ZnCO3 क्या है? कार्बोनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस पहले से ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए इसको कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमको हीट करना पड़ रहा है, कम एयर देना पड़ रहा है। यहाँ पे रीजन समझिए क्यों ऐसा किया जा रहा है। रोस्टिंग में देखिए इसको हम क्या करना चाह रहे हैं? ऑक्साइड में बदलना चाह रहे हैं ZnS को। तो यहाँ पे हमको ऑक्सीजन ज़्यादा देना पड़ेगा, तब ये इसको हीट करेंगे तो दोनों रिएक्ट करके यहाँ पे ZnO बना देगा, ठीक है। यहाँ से ऑक्साइड में बदल गया। जबकि कैल्सिनेशन में क्या हो रहा है? हम कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करते हैं, और कार्बोनेट में अब खुद ही देखिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। अब क्या करेंगे? इसको जब हीट किया जाएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन क्या होंगे? CO2 बन के बाहर निकल जाएंगे और ZnO बच गया। अब देखिए यहाँ से, अब ZnO क्या हो? ऑक्साइड में प्रेजेंस बदल गया, कन्वर्ट हो गया दोनों। अब जब ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो इसको रिडक्शन करना बहुत आसान हो जाता है हमको, ठीक है। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका इस्तेमाल करके हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ऑक्साइड हीटेड विथ कार्बन इट रिड्यूसेस टू मेटालिक जिंक। देखिए जिंक ऑक्साइड है, यहाँ से दोनों में हम जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर लिए हैं। ZnO को हम किसके साथ रिएक्शन कराएं? इसके साथ, कार्बन के साथ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? Zn प्राप्त हुआ सॉलिड स्टेट, और CO है जो गैसियस स्टेट में वो इवापोरेट हो जाएगा। तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ बचेगा Zn। अब देखते हैं, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्सप्लेन इन द फर्स्ट चैप्टर। यस, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ाए थे, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। अगर आपको दिक्कत होगा तो उसमें जाके देख सकते हैं इसी में, ठीक है। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। मेटल्स को हम कंपाउंड से मतलब निकालते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो भी क्या है? एक रिडक्शन का प्रोसेस होता है। बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस ऑक्साइड टू मेटल समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है। अब देखिए हम कार्बन का यूज करते हैं रिडक्शन करने के लिए, इसके अलावा और रिएक्शन हम पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़े थे। अभी समझ में आ रहा होगा आपको कि हम रिएक्शंस के बारे में क्यों पढ़े थे। 3-4 तरह का जो रिएक्शंस था वो क्यों हम पढ़े थे, उसका यूज हमको पता चल रहा है अभी। हम उस रिएक्शन का यूज हम कहाँ कर रहे हैं? रिडक्शन का रिएक्शन यहाँ कर रहे हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज कर रहे हैं मेटल का एक्सट्रैक्ट करने में। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज they can displace metal of lower reactivity from their compounds. For example, when manganese dioxide is heated with aluminum powder, the following reaction takes place. यहाँ पे दिया हुआ है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है,
वो भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हाईली, देखिए जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। किससे मेटल प्राप्त करने के लिए, जो बहुत लो रिएक्टिव, जो रिएक्टिविटी, जो जो भी कंपाउंड रिएक्टिविटी में नीचे आते हैं, सबसे लो आते हैं, उसको उससे प्राप्त करने के लिए मेटल। यहाँ पे ट्रिक समझिए थोड़ा सा। हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट, जो भी मेटल जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, वो वीकली रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हम देखिए MnO2 है, ठीक है। MnO2 एक क्या है, मेटालिक कंपाउंड है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम Mn हमको प्राप्त करना, मेटल प्राप्त करना है। क्या है, Mn एक मेटल है, वो हमको प्राप्त करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, Mn का रिएक्टिविटी देखेंगे और दूसरा एक ऐसा एलिमेंट का रिएक्टिविटी देखेंगे जो Mn से ज़्यादा रिएक्टिव हो। अब देखिए जब Mn से ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम को हम लाए तो एल्यूमिनियम क्या करेगा कि ऑक्सीजन को अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगा, जबकि चूंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, तो क्या करेगा कि ये यहाँ से मैग्नीज को लात मार के निकाल देगा और ये खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके देखिए Al2O3 बना लेगा और ये मैग्नीज जो है Mn ये बच जाएगा लिक्विड स्टेट। देखिए इसको समझने का और एक तरीका है कि दो लोग हैं, एक आदमी के पास खाने का कुछ सामान है, दोनों को ज़्यादा भूख लगा है, तो एक और आदमी है जो उससे थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है, तो वो क्या करेगा, जो कमज़ोर आदमी रहेगा उसको मार के हटा देगा और खुद खाना लेके खा लेगा। वही काम कर रहा है यहाँ पे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब कह सकते हैं ज़्यादा ताकतवर है, किसके कंपैरिजन में, मैग्नीज के कंपैरिजन में। तो यहाँ इसको हटा के यहाँ इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, फिर हीट रिलीज होता है। ऐसा जब रिएक्शन होता है तो हीट बाहर आता है। समझ में आ गया। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा है। अब इस रिएक्शन में, ठीक है, इस इक्वेशन में कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा मेटल रिड्यूस हो रहा है, इसको आप बताइएगा कमेंट करके। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज कर रहा है, तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर वेरी हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा ही एक्सोथर्मिक होते हैं, ये याद रखना है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मोल्टन स्टेट। देखिए जो भी अमाउंट इससे हीट निकलते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट प्राप्त होता है हमको। तो जब भी आपको हीट भी प्राप्त करना होगा तब तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप करा सकते हो, तो आपको हीट प्राप्त हो सकता है। आप सोच सकते हैं मेटल्स जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, उनका उनका मेटल्स का जो भी क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। तो सोचिए इतना ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इतना ज़्यादा हीट रिलीज होता है कि इससे जो मेटल हम प्राप्त कर रहे हैं Mn, ये लिक्विड स्टेट में हमको मिल रहा है, सॉलिड स्टेट में भी नहीं, लिक्विड स्टेट में मिल रहा है। सोच रहे हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जबकि वाटर है 100 डिग्री में वो क्या होता है, इवापोरेट होने लगता है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर रिलीज होता होगा, और 100 डिग्री आप बियर नहीं कर पाते हैं, समझे। तो यहाँ सब पता लगा सकते हैं। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 with aluminium is used to join railway tracks or cracked machine parts. This reaction is known as thermite reaction. देखिए वेल्डिंग वगैरह के बारे में आपने सुना था, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराया जाता है। किसके किसके बीच में कराया जाता है, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के बीच में कराया जाता है। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हीट का बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन, हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग करने की जगह पे इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रेलवे के क्रैक को जोड़ने के लिए बहुत सारा मशीन के पार्ट होते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, वो उसको पिघला देगा, और पिघलने के बाद दोनों क्या अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। तो इसका रिएक्शन इस तरह से हुआ। तो एल्यूमिनियम देखिए बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ जो पंगा लेता है ना वो नंगा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये Fe था, बहुत बढ़िया से था, ये एल्यूमिनियम के साथ पंगा लिया तो ये नंगा हो गया, क्या बचा, Fe सिर्फ बचा और Al2O3 ये ऑक्सीजन के साथ मस्ती करने लगा, ठीक है, और यहाँ से हीट रिलीज हो गया। यहाँ तक था मॉडरेट रिएक्शन वाला था, मॉडरेट में जो आते हैं, बीच में जो आते हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना ये पढ़ रहे थे। अब पढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज।
जो सबसे ऊपर आते हैं एक्टिविटी सीरीज में, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपाउंड बाय हीटिंग विथ कार्बन। इसको कार्बन के साथ हीट करिए, गर्म करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पकड़ के रखे रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखते हैं। तो ऐसा होता है कि बहुत मारिएगा कि 2 को पकड़ के रखा है तो छोड़ देगा, लेकिन ये ऐसा इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसको गर्म भी कीजिए, कार्बन के साथ रिएजेंट भी डालिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैनॉट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो ये बात ये है, कार्बन जो है इन लोग को रिड्यूस नहीं कर सकता है। किसके ऑक्साइड को, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो कार्बन का उतना औकात नहीं है, उतना हाईली रिएक्टिव को हटा देगा, उससे ऑक्सीजन को हटा सकता है, इतना औकात नहीं है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। हाँ, इतने जो मेटल्स होते हैं इनका एफिनिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि इनका जो झुकाव होता है, खिंचाव होता है, ऑक्सीजन से मोहब्बत जो होता है ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू कार्बन। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव का बात अभी 10th तक में नहीं बताया जाएगा, 10th तक में इतना ही बताया जाएगा कौन क्यों क्या होता है इतना। 11th में जाइएगा, ऊपर जाइएगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, डिटेल में। अच्छा ठीक है, तो इनको जब इस तरह से नहीं हटाया जा सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो कौन सा प्रोसेस होता है? ऊपर में तो बताए थे इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है इन पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किया जाता है। ये प्रोसेस होता है कि इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे देखिए, दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। फॉर एग्जांपल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड इन कैथोड, ठीक है, negatively charged electrode, whereas chlorine is liberated at the anode as positively charged particles. The reactions are, ठीक है, कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है, Na प्लस, तो Na बन जाता है। एनोड में रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है। अभी देखिए यहाँ पे समझते हैं। अभी हम बोले थे कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब क्या, उनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब चार्ज प्लस चार्ज होते हैं। क्यों प्लस चार्ज होते हैं? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, जैसे कि 2, 3। तो ये क्या होते हैं कि अपना स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको दे देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, तो प्लस चार्ज आ जाता है। प्लस चार्ज आ गया तो इसके सामने एक नेगेटिव चार्ज हम जनरेट करना होगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जहाँ भी जनरेट किए वहाँ पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, प्लस चार्ज हुआ, प्लस और माइनस एक दूसरे को एक दूसरे को एक तरफ मतलब अट्रैक्ट करते हैं, जानते हैं। तो जहाँ भी नेगेटिव चार्ज देखेगा वहाँ जाके चिपक जाएगा। तो यही वाला तरीका अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या किया जाता है कि बैटरी के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से नेगेटिव चार्ज को जनरेट किया जाता है कैथोड रे और एनोड रे में। ठीक है, ठीक है, तो उसमें जनरेट किया जाता है। तो नेगेटिव चार्ज जहाँ देखेगा जाके चिपक जाएगा, ये प्योर रहता है, जाके चिपक गया, और चिपक गया तो वहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका होता है। ठीक है, इसका देखें, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं बहुत सिंपली निकाल दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से। यहाँ तक समझ में आ गया। एल्यूमिनियम भी इसी तरह से रिडक्शन किया जाता है। अब बात आता है कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अच्छा, रिफाइनिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा? अभी आप बोलिएगा कि इतना चीज़ तो हो गया था, मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लिए, इतना सारा प्रोसेस किए, फिर भी रिफाइनिंग। अरे बाबू देखो, दिक्कत क्या है इसमें कि रिफाइनिंग करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इतना सारा तरीका प्रोसेस करने के बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रही जाता है। पूरा प्योर मेटल हमको प्राप्त नहीं होता है। अब प्योर मेटल प्राप्त नहीं हुआ तो उसको रिफाइनिंग किया जाएगा। इसमें सबसे फेमस मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, ये बहुत ही कारगर मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे हम, यहाँ पे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते थे, उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में भी किया जाता है। मेटल्स देखिए, मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर, बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होते हैं। दे कंटेन इम्प्योरिटीज़ विच मस्ट रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होते हैं, उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि तभी हमको प्योर मेटल प्राप्त होगा। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखिए, मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है?
कि ये इसमें इससे रिफाइनिंग किया जाएगा तो इसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जो मेटल्स प्राप्त होंगे प्योर प्राप्त होंगे। ठीक है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर रिफाइनिंग प्रोसेसेस। और दूसरा रिफाइनिंग प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे तो उतना ज़्यादा प्योर मेटल्स प्राप्त नहीं हो सकते, लेकिन इससे कम्प्लीटली एकदम बहुत प्योर मेटल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और कितना थोड़ा सा बचा है, खत्म हो गया है। मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इन दिस प्रोसेस impure metal is made anode and the strip of pure metal made cathode. The solution of metal salt is used as an electrolyte. The apparatus is set up is shown in figure 3.12। देखिए ये है, जो इम्प्योर मेटल होते हैं उनको एनोड बनाया जाता है और जो प्योर मेटल होते हैं उनको कैथोड बनाया जाता है। आप समझ रहे हो क्यों बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, प्रोसेस में क्या होता है। इम्प्योर मेटल है, ठीक है, ये प्योर मेटल है। अब हम जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्लस चार्ज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। अब जो ये मेटल्स होंगे ये यहाँ से इधर जाने लगेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इम्प्योरिटीज रहेगा वो नीचे झड़ते जाएगा। क्यों झड़ते जाएगा, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज होंगे वो उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, वो किधर भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो यह नीचे गिरने लगे, झड़ने लगे और झड़ के यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। देखिए ये क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सॉल्यूशन डाला गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट का सॉल्यूशन डाला गया ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में इस्तेमाल मदद मिल सके। सॉल्ट का सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि आयंस प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। पढ़ चुके हैं ये बात को। देखिए, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल्स फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो प्योर मेटल होते हैं एनोड में वो किस में डिजोल्व हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में। यहाँ पे डिजोल्व है इसे। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिटेड ऑन कैथोड। ठीक है, द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द solution whereas insoluble impurities settle down at the bottom of the। ठीक है, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होते हैं वो सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं। ये इम्प्योर मेटल है, ये डिजोल्व यहाँ पे हो गया, ये इधर की ओर अट्रैक्ट हुआ। जितने भी इसमें मेटल्स में है तो ये चीज़ इधर आके अट्रैक्ट होते जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज है इसमें, तो जो इम्प्योरिटीज इनसॉल्यूबल होगा जो नीचे गिर के यहाँ पे जमा हो जाएगा, और जो सोल्यूबल होगा वो यही इसी सॉल्यूशन में घुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या होगा, प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा। तो ये रिफाइनिंग का तरीका हुआ। यहाँ पे देखिए यही था। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है। आपसे सवाल भी पूछ रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे वाले टर्म को डिफाइन करना है। मिनरल्स किसको बोलते हैं, ओर्स किसको बोलते हैं, गैंग किसको बोलते हैं, ये आपको बता दिया गया है ऊपर ही। ठीक है, देख लीजिएगा, एक बार कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। नेम द टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। नेचर देखिए, जब भी बोला जाएगा कि कौन सा मेटल आपको याद भी नहीं रहेगा तो आप ऐसा सोच के देखिएगा, याद कीजिएगा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे कौन था, तो उसी को आप बोल दीजिएगा नाम में, ऑरम और एजी। ठीक है, वो दोनों क्या है, प्योर जो फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में। यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। क्या क्या केमिकल प्रोसेस यूज किया जाता है। ठीक है, ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में। तो वहाँ पे देखे थे बहुत सारा था, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन रिएक्शन किया गया था। तो ये सब रिएक्शन किया जाता है मेटल्स ऑक्साइड्स को मेटल्स को प्राप्त करने में। ठीक है, यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में, ये अगला लेक्चर में होगा। ठीक है।